सम्राट अशोक जयंती उत्सव और ये नासिक के जो ट्रेवल संस्था है, बौद्ध साहित्य प्रसारक मंडल और ट्रेवल नासिक, इन संस्था द्वारा आयोजित किया गया है। और मुझे भूसेकर जी ने आग्रह किया था कि आज तो प्रथम दिन है सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में बात करने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं गाथा धम्मपद से गा के मेरी जो वक्तव्य है के सामने रखूंगा। सवस् पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं दान शासनम्। अभी जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। एक तो अशोक के अभिलेख, ये जो विषय है, ये जो शीर्षक है, ये बड़ा व्यापक है, व्यापक विषय वस्तु है। अतीत का समग्र वैज्ञानिक रूप से जो विश्लेषण है वो इतिहास है। और इतिहास की जो प्रामाणिक विवृत्ति के लिए अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्थान या साधन हम कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, इस विषय को मुझे दिया गया है कि सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में मुझे कहना। एक्चुअली समयावधि को देखते हुए कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा जरूर करूंगा और प्रयास करूंगा ताकि स्वल्प समय में हम इस अभिलेखों को समझ सकें। अभिलेखों के महनीय योगदान के लिए सम्राट अशोक आज भी जीवंत है और चिरकाल तक जीवंत रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और हमको संदेह भी नहीं करना है। सम्राट अशोक के जो राजाज्ञा रूपी जो अमूल्य लेख हैं, जो अभिलेख के रूप में पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी ज्वलंत रूप से विद्यमान है, एक्चुअली एक प्रश्न सबसे पहले सभी के मन में ये आना चाहिए, आता भी होगा, कि सम्राट अशोक ने उनके जो अमूल्य अभिलेख हैं उसको लिखने के लिए, लिखवाने के लिए या उत्कीर्ण करवाने के लिए पत्थर को क्यों चुना? क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि उस समय में जो लेखनी सामग्री उपलब्ध रहा हो वो क्या केवल पत्थर ही था या पत्थर ही उपलब्ध हो रहे थे? ये पत्थर से ही या पत्थर के ऊपर ही लिखना है?
और लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, भाषा क्या है, किस भाषा का प्रयोग किया, और लिखने के लिए स्थान भी क्या प्रयोग किया। स्थान का अर्थ होता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां उसके उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, मतलब क्योंकि स्थान यह महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप स्थान निर्धारण करेंगे कि कौन से स्थान में आपको इस अभिलेखों को रखना है या किस प्रकार रखना है, या आप उसको ऐसे स्थान पर रखें ताकि सभी लोग उसको देख सके, ये प्रश्न मन में होना स्वाभाविक है। और इन सब प्रश्नों का उत्तर सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से देने का एक सफल प्रयास किया है। क्योंकि जब हम अभिलेखों को अध्ययन करते हैं उससे ये ज्ञात होता है कि उन्होंने क्यों पत्थर को चुना। धीरे धीरे इन विधियों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अशोक, सम्राट अशोक अभिलेखों को लिखने के लिए एक प्रक्रिया को चुना, और वो प्रक्रिया क्या है वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया है, वो कैसे चुना, ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। जैसा आप जानते हैं पत्थर जो है उसके ऊपर खोद करके लिखना ये समय सापेक्ष भी है और एक जटिल प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। अभी तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज करके हम जल्दी करवा सकते हैं, लेकिन जिस समय सम्राट अशोक इन अभिलेखों को लिखवाने के लिए प्रयास किया और लिखवाया, उस समय उतना फैसिलिटी तो था नहीं। तो इसलिए ये जो उनकी जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए सम्राट अशोक ने उस समय के सबसे जो वैज्ञानिक लिपि है, द साइंटिफिक स्क्रिप्ट, उसको उन्होंने चुना। और क्या चुना ना, सर्वविदित सर्व परिचित जनभाषा को भी चुना। क्योंकि एक तो होता है राइटिंग मटेरियल, लैंग्वेज, और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखावट, ठीक है, और लिखने के लिए भी कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया ना, जनभाषा रूपी भाषा को उन्होंने चुन लिया, और जिस स्थान पर लिखने से सभी सामान्य जन उसको देख सके और पढ़ सके, ऐसा तो नहीं उनको छुपाना था कहीं, तो इसलिए ऐसे ऐसे स्थान उन्होंने चुना। आप थोड़ा सा एक्चुअली इनके स्थान के ऊपर स्टडी होना चाहिए, इस स्थान को उन्होंने क्यों चुना। तो ऐसे स्थान पे उन्होंने रखा ताकि जो लोग हैं उसको सहजतया उसको देख सके। और एक चीज किया, सर्वश्रेष्ठ लिपिकारों को भी चुना, उनको ट्रेनिंग दिया कि भाई आप इसको बढ़िया से खुदवाइए, उत्कीर्ण करवाइए, और हथौड़ा और छेनी, क्योंकि ये तो मेन इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी चुना। और एक चीज उन्होंने किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्षरों की जो आकार है और उनके जो प्रकार है और पंक्तियों की संख्या भी निर्धारण किया कि इसमें कितने पंक्ति होना चाहिए, अक्षर की साइज होना चाहिए कितना, उसके हाइट, उसकी डेप्थ, उसके चौड़ाई, सब कुछ उन्होंने निर्धारण किया। क्योंकि उन्होंने इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिलेखों को समझा, देखा, वो उनके अभिलेखों को देखने से पता चलता है, ठीक है। अभी अभिलेखों की जो विषय वस्तु है उसको प्रकाशित करने के लिए शब्दों का चयन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए पत्थर के ऊपर लिखना है, अभी हम पेपर में लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, तुरंत उसको मिटा देते हैं, दोबारा फिर लिख लेते हैं, या पेपर आजकल इजीली अवेलेबल है, हम उसको फेंक देते हैं। पत्थर में ऐसा नहीं हो सकता, होता भी होगा उस समय कुछ गलत लिखा होगा, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उसके ऊपर उन्होंने जरूर ध्यान तो
दिया होगा, ठीक है। तो उन्होंने शब्दों का चयन किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को परिप्रकाश करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है। क्योंकि वो उस समय के उस कार्य करने के लिए जो अभिलेखविद है, जो भाषाविद हैं, उन सबको इकट्ठा किया और उनसे सुझाव लिया और सुझाव के साथ साथ उसकी पूरी जो वैज्ञानिक जो टेक्निक है उसको धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं, हम तो पूरे इंस्क्रिप्शन पूरे क्या बोलते हैं विश्व में देखते हैं, विश्व तो अलग अलग भारत को छोड़ करके बाकी देशों में देखते हैं। तो ये चीज मुझे यह कहना है कि अशोक ने जब इन अभिलेखों को भविष्य के लिए सुरक्षित करना ये बड़ा चैलेंजिंग था, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अतुलनीय अकल्पनीय अभिलेखों के योगदान के लिए सम्राट अशोक सर्वदा चिरस्मरणीय है, अभिनंदनीय है और वंदनीय है। क्योंकि धीरे धीरे मैं विषय के प्रति प्रवेश कर रहा हूं ताकि हम विषय को धीरे धीरे हम आगे ले चलेंगे, क्योंकि समय भी कम है। अभी भारत में लेखन कला ये तो बहुत एक बड़ा विषय है, फिर भी संक्षेप में मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भारत की जो लेखन कला की जो इतिहास है वो भारत के जो सामान्य इतिहास की तरह अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि इस विषय पर विभिन्न मत है, देयर आर कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स, उसमें हमको जाना नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि इतिहास में जो अनेक टूटी टूटी जो कड़ियां हैं और क्या है ना, विशुद्ध ऐतिहासिक सामग्री का अल्पता, कि हमारे पास सामग्री कम है टू प्रूफ, क्योंकि एविडेंसेस जो है, प्रमाण जो है, उनकी अल्पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रमाण जो है वो सब काल गर्भ में नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि विभिन्न जो मत है, अभी मैंने जैसे कहा, उन मतों को विवेचन करना, विश्लेषण करना, ये भी समय सापेक्ष है। और इस विषय में कभी आगे भविष्य में ऐसा कुछ कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में हम लोग बात कर सकते हैं। तो लेखन परंपरा जो हम देखते हैं, हमारे पास साहित्यिक परंपरा है, लिटरेरी एविडेंसेस। ये साहित्यिक परंपरा क्या है? हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास हार्ड एविडेंस है। जो लिटरेचर है, क्योंकि जैसे इंस्क्रिप्शन से ये हार्ड एविडेंसेस है, और जो लिटरेचर है वो हम देखते हैं हमारे पास उपलब्ध है प्रिंटिंग में अभी। तो एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास बहुत सारे लिटरल एविडेंसेस है, लेकिन हार्ड एविडेंसेस नहीं है। एक चीज ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय में जो भाषाविद, जो अभिलेखविद, जो शास्त्रज्ञ लोग थे, उन्होंने जरूर सोचा कि हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए अपनी बात को जो हम वो कहना चाहते थे उनको कैसे अमर कर दिया जाए, या भविष्य के लिए, सुदूर भविष्य के लिए कभी सुरक्षित किया जाए। जब उसके ऊपर हम चिंतन मंथन करते हैं या मंथन करते होंगे, उन्होंने पत्थर को दीर्घजीवी माना कि पत्थर ऐसा है जो कि दीर्घजीवी है और वो अमिट होता है, और उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं खोदी गई जो लकीरें हैं वो भी अमिट होता है। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट, मौसम का कोई भी आघात झेलने में वो समर्थ है। डेफिनेटली जो अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा, नष्ट हो सकता है, लेकिन किसी बड़े आघात के बिना उसका विनाश संभव नहीं है। और भावी पीढ़ियों के लिए पाषाण के ऊपर, पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण करवा के सुरक्षित करना,
इस प्रकार का उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई नहीं, हमको भावी पीढ़ी के लिए ये सब सुरक्षित करना है। इसलिए टोपरा इंस्क्रिप्शन में इस विषय को लेकर के एक स्टेटमेंट है कि मेरी जो धर्माज्ञा है, मेरी जो राजाज्ञा है, उसको पत्थर के ऊपर लिखवाइए ताकि ये लंबे समय तक रह सके। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस समय अशोक के अभिलेख लिखा जा रहा था या सम्राट अशोक ने आदेश दिया, लिखवाया, उस समय जो भी लेखन सामग्री रहा होगा उनके सामने, वो सब ड्यूरेबल नहीं है। तो उन्होंने पत्थर को चुना कि पत्थर ऐसा चुना जाए ताकि वो लंबे समय तक रहे। ये प्रकार का एक्चुअली बहुत वैज्ञानिक, बहुत शोध वाला कार्य है। जिस अभिलेख हमारे पास अभी विद्यमान है, एक्चुअली क्या है ना, ये शोध वाला कार्य है। ठीक है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभिलेख में तो हम अभिलेख लिखते हैं, उसमें 2-4 चीज बहुत जरूरी है। जैसे मैंने भी कहा, सबसे पहले लेखन सामग्री और लिपिकार, लिपि के बनावट, इनका संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम रिसर्च करते हैं उस समय गाइड, पीएचडी टॉपिक और स्टूडेंट, इन तीनों में सामंजस्य बहुत जरूरी है, तभी जाके डिग्री मिल पाती है। उसी प्रकार अभिलेख के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान लेता है। ठीक है। तो चिरस्थाई के लिए उन्होंने पत्थर को चुना, और ये जो पत्थर है अभी भी जीवंत रूप में हमारे सामने है। जब हम जाएंगे उनको देख सकते हैं। हाँ, काल गर्भ में कई सारे जो अक्षर है या उनकी जो बनावट है या कुछ कुछ नष्ट हो चुके हैं, फिर भी इतने साल तक देखिए बारिश होती है, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फिर भी वो पत्थर सुरक्षित है। और इस संदर्भ में मुझे एक चीज याद आ रहा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को जहां जहां शिलालेख सुरक्षित नहीं है उनको सुरक्षित करने का एक कार्य करना चाहिए। सुरक्षित तो है, कहीं 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 नहीं भी है, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षित करना आवश्यक है और सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है। अभी अभिलेखों की संख्या, देखिए संख्या के बारे में हमेशा एक संदेह रहता है, क्योंकि हमारी जो ज्ञान है वो एक, हमारी ज्ञान जो है वो अवेलेबल जो प्रमाण है या जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर होता है। और हम कुछ किताबों को फॉलो करते हैं और कुछ किताबों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या उनको अनुसरण करने पे जो हमारे पास होता नहीं है। एक लेक्चर जो हम तैयार करते हैं कि कुछ टॉक दिया जाए, जो आवश्यक किताब मिलते हैं उसके आधार पे हम लोग पढ़ते हैं और उसी को सभी के सामने रखते हैं। रिसर्च तो चल रहा है, फिर भी जो मेरे पास जानकारी है या जिस जानकारी के आधार पे मैं अभी अभिलेखों का संख्या और प्रकार और उनके भेद आपके सामने बताने जाऊंगा। एक एक करके आप उसको जान सकते हैं कि कौन से अभिलेख हैं, क्या क्या है, कहाँ है, इन सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई करते हैं। मुख्य शिलालेख, जैसे इसमें बहुत सारे प्रतिभागी जुड़े हैं, जैसे देख रहा हूं कि 84 प्रतिभागी हैं। डेफिनेटली इस विषय के अध्ययन करने वाले विद्वान भी इसमें होंगे। तो ये जो मुख्य शिलालेख है वो एक्चुअली पहले से लेकर के 10वें तक तथा 14th जो 14वें शिलालेख है वो 7 स्थानों में मिलता है। गिरनार, कालसी और एररगुड़ी और सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, धौली, जौगढ़, और ये टोटल 77 शिलालेख हो जाते हैं। और जो 8वें हैं वो सिर्फ सोपरा में मिलता है। ठीक है, 8वें जो शिलालेख है वो सोपरा में मिलता है। इस प्रकार हम आगे जब जाते हैं तो 11वें और 13वें तक की जो शिलालेख है, 11वें से 13वें तक, ये 5 स्थान पर मिलता है। एक तो होता है गिरनार,
फिर होता है आपका ये कालसी, फिर एरीगुड़ी, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये टोटल होते हैं 15। ठीक है। और उसके बाद कलिंग में, कलिंग तो बहुत फेमस है अशोक के लिए, और कलिंग ने अशोक के जीवन को परिवर्तन कर दिया। ठीक है। तो इतिहास में जो 16 जनपद है उसमें कलिंग कलिंग को क्रेडिट बहुत जाता है कि कलिंग युद्ध ने अशोक का सब कुछ चेंज कर दिया। तो कलिंग में पृथक दो लेख पाए जाते हैं, एक धौली में है और एक जौगढ़ में है, जो दोनों कलिंग में है, उत्कल मतलब उड़ीसा में है। तो ये टोटल हो गया 4, दो लेख पाए जाते हैं। उसके बाद फिर लघु शिलालेख है, मतलब छोटे छोटे जो शिलालेख है, मतलब एक लेख के प्रति 15 स्थानों में पाया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ही लेख, छोटा सा लघु शिलालेख है और वो 15 स्थानों में पाया जाता है। ब्रह्मगिरी, सिद्धिपुर, फिर उसके रामेश्वर, मास्की, फिर गोबी मठ, फिर पालकी गुंडू, फिर एरीगुड़ी, फिर अहरौरा, उसके बाद फिर नई दिल्ली, बुधनी, ऐसे करके 15 स्थानों में ये प्राप्त है। और शिला फलक लेख, वो एक स्थान पे जो भाबरू है, वो एक्चुअली फलक है, लेकिन शिलालेख के नाम से उसको विद्वान लोग मानते हैं और ये उसको वर्णन करते हैं कि ये ऐसा शिलालेख होना चाहिए, शिलालेख के अंतर्गत वो आना चाहिए। उसके बाद फिर मुख्य स्तंभ लेख, जैसे पहले से छठे जो लेख तक, ठीक है, वो 6 स्थान में मिलता है। दिल्ली में मिलता है, टोपरा में मिलता है, मेरठ में मिलता है और लोहरिया में मिलता है, फिर अरराज में मिलता है, फिर नंदगढ़ में मिलता है, रामपुरवा में मिलता है, प्रयागराज में मिलता है। तो और ये टोटल हो जाते हैं 36। जैसे मैंने कहा अभी शिला फलक जो भाबरू में मिलता है वो एक हो गया, इधर ये हो गए 6 × 6 × 6, ये हो गए 36, क्योंकि टोटल मेरे हिसाब से 166 है, आगे भी और होगा। ठीक है। और 7वें जो अभिलेख प्रति जो है वो एक ही स्थल पे मिलता है, एक ही स्थान में मिलता है, वो है दिल्ली टोपरा। उसके बाद फिर लघु स्तंभ लेख है। लघु स्तंभ लेख जिसमें संघ के बाद संघ भेद है, जिस संघ में फुट कोई डालेगा उसको किस प्रकार का दंडित किया जाएगा, आगे मेरे प्रेजेंटेशन में है। तो लघु जो स्तंभ लेख है वो सारनाथ में मिलता है, सांची और प्रयाग, ये 3 लेख है। और उसके बाद फिर रानी लेख है जो प्रयाग में मिलता है, वो 1 लेख है। और उसके बाद 2 यात्रा स्मारक लेख है, जैसे अभी अब जैसे वो यात्रा किए थे, यहाँ स्वयं गए थे ये नीलगिरी सागर और रुमनदेका नेपाल में, तो ये यात्रा। फिर गुहा लेख, गुहा भी 3 लेख है। उसके बाद उसको छोड़ करके जैसे हम अशोक के अभिलेखों को जब ध्यान देते हैं तो सिर्फ यहाँ नहीं तो पश्चिमोत्तर प्रदेश मतलब विदेशी भाषाओं में भी इनके लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है। वहाँ 3 लेख है, एक तो तक्षशिला में है, कंधार में है और पुले दारुन में है, क्योंकि वहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उस समय जो लिपि वहाँ प्रचलित था उनको उस लिपि में लिखा गया। तो ये एक साधारण सी या वेरी कॉन्डेंस के हिसाब से हम उसको आगे देखते हैं और बढ़ते हैं, तो कुल मिला के 162 अभिलेख ऐसे हैं। और इसको छोड़ करके भी और बहुत सारे छोटे छोटे अभिलेख होंगे और वो इसमें हमने रखा नहीं, लेकिन जो मुख्य अभिलेख के बारे में मुझे ज्ञान था वो मैंने आपके सामने रखा। और एक इंटरेस्टिंग, अभिलेख का विषय वस्तु क्या होना चाहिए। जैसे हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या, तो वो सब्जेक्ट मैटर के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सबसे पहले राजकीय, रॉयल और आधिकारिक, ये एक विषय वस्तु हो सकता है, या लौकिक या व्यक्तिक, इंडिविजुअल। जो राजकीय लेख है वो शासन हो सकता है, राजपत्र हो सकता है, व्यवहारिक जो निर्णय होता है वो भी हो सकता है। तो कई रूप में वो हम लोगों को मिलता है, और आज्ञा पत्र भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है, और प्रज्ञापन पत्र जो घोषणा पत्र होता है वो भी हो सकता है। और भी कई विषयों को ये जो अभिलेखों हैं ये कवर करते हैं, कई सारे विषय उसके हो सकते हैं। ठीक है। तो अभिलेखों का एक जो भौगोलिक है जिसको हम बोलते हैं उसका ज्योग्राफिकल, ये तो बहुत लंबा है, बड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि जो गिरनार शिलालेख है वो आपको पता है कि ये गुजरात में जूनागढ़ में है, गिरनार शिलालेख है। और वहाँ 14 शिलालेख वहाँ पाए जाते हैं। और
जो गिरनार में है वो कालसी में भी है, वो जौगढ़ में भी है, वो धौली में भी है, वो सहवाजगढ़ी में भी है। उसके ऊपर एक्चुअली क्रिटिकल एडिशन हुआ तो है, कुछ विदेशियों ने कुछ काम तो किया है, लेकिन पुनः उसकी जो भाषागत अध्ययन है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो उसका क्रिटिकल एडिशन भी होना चाहिए और भाषागत अध्ययन भी होना चाहिए, लिंग्विस्टिकल स्टडीज इन जो 6 स्थान पर 5 स्थान पर जो ये 14 अभिलेख अवेलेबल है उसके ऊपर एक्चुअली विचार विमर्श करके इसके साहित्यिक या जो लिंग्विस्टिकल स्टडीज होना चाहिए। कलसी है, जो आपको पता है देहरादून जिले में कलसी है। कलसी के बाद फिर आपका सहवाजगढ़ी शिलालेख है जो पाकिस्तान के पेशावर जिले में क्या है वो यूसुफ हजई ऐसा करके स्थान एक तहसील है। तो वो 9-10 किलोमीटर दूरी है, वहां भी है जो सहवाजगढ़ी शिलालेख हो गया। उसके बाद फिर आप मानसरा शिलालेख है, जैसे मैंने कहा सहवाजगढ़ी हो या मानसरा शिलालेख हो, ये एक्चुअली जो दोनों है इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि खरोष्ठी लिपि में इन सबको लिखा गया है। और गांधारी प्राकृत भी मिक्स उसमें है, और जो कॉपी किया गया है वो तो प्राकृत भी है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और एरुड़गिरी शिलालेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अशोक के शिलालेख के अक्षरों को जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत सारे जो पिकुलरिटीज है या स्क्राइबल पिकुलरिटीज है वो एररगुडी शिलालेख में पाया जाता है जो साउथ इंडिया में है। और धौली है जो उड़ीसा में है, धौली ज्योग्राफिकल देख सकते हैं उसको। जौगढ़ वो भी उड़ीसा में है। उसके बाद सोपरा, तो ये महाराष्ट्र में मुंबई के समीप सोपरा हो गया। इस प्रकार के अभिलेखों का एक छोटा सा मैंने ये दिया ज्योग्राफिकल एक भौगोलिक देखते हुए, क्योंकि आप इसमें ये ज्ञात कर सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय इन अभी के शिलालेख को देख करके, स्थान देख करके उनकी भव्यता को अभी से आप अनुमान कर सकते हैं कि कितने शिलालेख और भी होंगे जो कालक्रम में नष्ट भी हुए होंगे, बहुत कुछ हो गए। और सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम आएंगे वो है अभिलेखों की भाषा, द लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज जो है, जब तक बिना लैंग्वेज आप उसको परिप्रकाश नहीं कर सकते। जब हम लैंग्वेज को देखते हैं, हमेशा आप जो कोई किताब में देखेंगे कहीं लिखा है पाली, कहीं लिखा है प्राकृत, इस प्रकार के लैंग्वेज हमको मिलते हैं। और प्राकृत कहने से अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, सौरसेनी, महाराष्ट्रीय प्राकृत, इसको छोड़ करके कई अनेक प्रकार के जो प्राकृत जो लोकल क्या बोलते हैं डायलेक्ट्स, वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अभी क्या है, जैसे अभिलेख हो गया इंडिया में, भारत में जो अभिलेख सब प्राप्त होते हैं वो सब प्राकृत में है। कहीं कहीं किताब में पाली भी लिखा है। हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। पाली जो है, प्राकृत की कई विधाओं में पाली सबसे प्राचीन है। हम ये कह सकते हैं पाली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राकृत। ठीक है, अभी पाली क्या है वो एक अलग विषय है, उसको हमको डिस्कशन करना या ये करना अभी समय नहीं है। लेकिन जब आप, जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफिकल आप देखेंगे लिपियों के हिसाब से, भाषा के हिसाब से चेंज है, परिवर्तन है। जैसे अभी सहवाजगढ़ी हो गया और आपके मानसरा हो गया, उसमें स्क्रिप्ट भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। उसमें यूनानी है, अरामाइक है, ठीक है, और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब भारत के अंदर जो अभिलेख प्राप्त हैं, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो अभिलेख प्राप्त हैं वो भी प्राकृत में लिखे गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब त्रिपिटक की लैंग्वेज, त्रिपिटक की जो भाषा है और अभिलेखों की जो भाषा है उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, डेफिनेटली देयर इज सम साम्यता है लेकिन फर्क भी है। तो इससे ये पता चलता है कि इन जिन भाषाओं को अशोक ने उस समय चुना, डेफिनेटली वो जनभाषा के रूप में विद्यमान रहा। और जिस भाषाओं को बुद्ध ने भी चुना या बुद्ध ने अपना प्रवचन के लिए प्रयोग किया और भिक्षुओं को अनुमति दिया कि नहीं, आप मेरे प्रवचन को छांदस में, संस्कृत में परिवर्तित मत कीजिए, आप उसको सकाया निरुक्ति अपने अपने ओन लैंग्वेज में आप उसको आगे करें और अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है बुद्ध के प्रवचन के समय, उस स्टेटमेंट से ही, उस वाक्य से ही ये ज्ञात होता है कि varieties of the languages or dialects were included to represent
द त्रिपिटक एंड ऑल्सो द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, क्योंकि इसमें बड़ा भेकिल है, क्योंकि बिना भाषा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्राकृत है, लेकिन प्राकृत का आप अलग अलग प्रकार प्राकृत को आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। अभी और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिलेखों की लिपियां, ठीक है। अभी जो लिपियां है, और उसके बाद हम थोड़ा सा पाठांतर की समस्या भी देखेंगे। मैंने एक सिलेक्ट किया है कुछ, उसमें आपको बताऊंगा पाठांतर की जो समस्याएं हैं कि कैसे ये किया गया है। तो आरामिक लिपि का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग हुआ है, और खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग है, और भारत में जिसको हम ब्राह्मी लिपि के नाम से विदेशी विद्वान ने और भारत विद्वान ने उसको प्रयोग करते हैं, और सब उसको धम्म लिपि कहते हैं। तो कई सारे लिपियों में इन शिलालेखों को और भाषाओं में इन शिलालेखों को सुरक्षित किया गया है, और ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसको सुरक्षित किया गया है, ठीक है। अभी जैसे अशोक के अभिलेख जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उस अभिलेखों में एक प्रकार का पाठांतर की समस्या भी पैदा होता है। क्यों इस पाठांतर हुआ, उस पाठांतर के पीछे कारण क्या है, क्या रहा होगा। एक तो जो राजा कर्मचारी जिनको ये कार्य सौंपा गया, जैसे आजकल भी हम कोई कार्य दिया जाता है और हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, हम अपने मन से करते हैं, और गाइडलाइन होते हुए भी हम उस गाइडलाइन को ओवरलुक करते हैं, ठीक है, क्योंकि मन प्राधान्य हो जाता है और अपनी जो चिंताएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो प्राधान्य से हम कर लेते हैं। कहीं कहीं गाइडलाइन होते हुए भी गाइडलाइन को हम ओवरलुक करते हैं, भूल जाते हैं। तो वो सब उस समय हुआ, मतलब राज कर्मचारियों के कारण अभिलेखों के प्रारूप तैयार करने में और संपादन करने में, उसको उत्कीर्ण करने में जो उत्तरदायी थे, उनसे भी थोड़ा बहुत हुआ। और प्रादेशिक बोलियां, जैसे मैंने कहा अभी डायलेक्ट्स, उसके कारण भी भेद का कारण पैदा हुआ। आप देखेंगे इंस्क्रिप्शन में कहीं लाजा है, कहीं लाजीना है, कहीं राया है, कहीं राजा है। उन्होंने तो आदेश दे दिया, या जिन जिन को उन्होंने नियुक्त किया होगा कि भाई आप इसको देखिए और आपके संरक्षण में ये काम हो, आप उसको उचित दर्जा दीजिए और सही ढंग से कीजिए, जो कुछ भी उन्होंने उस समय को कहा हो। तो जो स्थानीय अधिकारी है, उन अधिकारियों ने भी अपना मनमानी भी किया। मनमानी क्या मतलब, कुछ उसमें परिवर्तन कर दिए, तो वे पाठांतर हमको मिलते हैं। लेकिन वो जो पाठांतर है वो उतना गंभीर नहीं है। किसी भी एक जो संस्करण है सहायता से, जैसे अभी कुछ कुछ हमको मिलते नहीं है टोपरा में, तो हम और किसी को देख के कर देंगे, या जो धौली में मिलते हैं तो जौगुड़े में कुछ उसमें अक्षर नष्ट हो गए हैं या कुछ अलग लिख दिया है, तो वो सब हमको मिलता है। लेकिन हम उन संस्करणों को देख करके उनकी जो विशेषता है आप उनको रख सकते हैं। तो मैं अभी एक शेयर करना चाहूंगा, मुझे अनुमति मिले तो ठीक रहेगा। मैं एक शेयर करता हूँ। बिल्कुल सर। एक चीज मुझे शेयर करना है। आप देख सकते हैं, आर एबल टू सी? जी अभी सर, ये बिल्कुल सर। हाँ, सॉरी मैं एक्चुअली बीच में भूल गया जी कि मुझे शेयर करना था शुरू में से एक्चुअली। जी एनीवे, तो ये मैंने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर यहाँ आपको बताया, और आप उसको देखें, और प्राकृत का मैंने भेद भी बताया। और एक ओवरऑल जब आप देखते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस को जब ध्यान देते हैं, उससे ये पता चलता है कि 75% जो है प्राकृत लैंग्वेज की हैं, और 25 आपको पाली लैंग्वेज से मिला, मतलब होता है 20, और 5 जो है वो संस्कृत लैंग्वेज। जैसे एक प्रकार का आप ये कर सकते हैं। अब मैं कहने जा रहा था कि ये लिपियों का मैंने अभी उल्लेख किया कि ये जो अभिलेख की भाषाएं हैं, तो उसमें ये सब लिपियों की प्रयोग किया गया। अरमाइक भी है, खरोष्टी भी है, और धम्म लिपि भी है। तो इस प्रकार के है, लेकिन मेरा आशय इसके ऊपर है। ये जो देखिए, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इफ यू हैव टाइम प्लीज हैव अ लुक।
अभी गिरनार, कालसी, धौली, जौगढ़ और सवासगढ़ी और मानसेरा, ठीक है। तो अब देखिए, देवानम पियो पियदसी राजा एवं आह। देवानम पिए कालसी में है पिए, पियदसी लाजा आहा। फिर धौली में देवानम पिए पियदसी लाजा एवं आहा। जौगढ़ में देवानम पिए पियदसी लाजा एवं आहा। सवासगढ़ी में देवानम पियो पियद्रसी और तालव्यस्थ का यूज हुआ है। इंटरेस्टिंग देखिए कि वो दंतेश जो पाली में प्राकृत में है, यहाँ तालव्यस्थ का प्रयोग है। और रज में भी राजा, राजा जो भी अहति। और मनसरा में देवनम पिए पियदसी राजा एव अह। तो देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि कारण कुछ भी रहा हो, इस प्रकार के हमको पाठांतर बहुत सारे मिलते हैं और इन पाठांतर के ऊपर एक्चुअली कार्य पुनः होना चाहिए, क्योंकि कार्य तो हम लोग सब लोग मिलके कर रहे हैं। विदेश में भी हो रहे हैं और विदेश के बाहर में भी हो रहे हैं, कई स्थान पर तो हो रहे हैं। लेकिन इन कार्यों को क्या करना चाहिए ना, आपको उसको ये करना चाहिए, एडिटिंग की दृष्टि से उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मैंने अभी कहा। आगे का थोड़ा मैं देखूं और क्या पॉइंट्स हैं मेरे। हाँ, लिपियां हो गया, अभिलेख हो गए, गिरनार। हाँ, लिपिकार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लिपिकार भी, लिपिकार के विषय भी जानना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप जब ध्यान देते हैं, ये जो 14 शिलालेख है, जो 14वां शिलालेख है गिरनार का, जनरली कॉलोफोन होता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में, पांडुलिपियों में पुष्पिका जिसको बोलते हैं कॉलोफोन, वो होता है। ऐसे शिलालेख में तो पुष्पिका नहीं है, लेकिन पुष्पिका में जो मैटर रहता है वो शिलालेख में मिलता है। ये कहना तो युक्ति संगत नहीं होगा कि 14वां जो गिरनार शिलालेख है वो एक्चुअली पुष्पिका है, क्योंकि वहां अशोक क्या कहते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उससे पहले सबसे पहले लिपिकार में आता हूं। तो लिपिकार का जो महत्व है, जैसे मैंने भी कहा कि भाई बिना लिपिकार तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लिपिकार का आवश्यकता है। और लिपिकार क्या करता है ना, अपना नाम कभी लिखता है कभी नहीं लिखता है। लेकिन अशोक के शिलालेख को जब आप देखेंगे, उसमें लिपिकार का नाम नहीं है, एक स्थान पर है, ठीक है, एक स्थान पर वो लिपिकार का नाम है कि भाई ये जो लिपिकार है उसका नाम है चपट। तो चपट को देखते हुए ये जो ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन लघु, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख है, वो शिलालेख में चपट नाम आता है। एक तो जो चपट नाम है उसको लिखने की जो पद्धति चपट ने प्रयोग किया है, ठीक है, तो वो प्रयोग कैसे किया है कि उसका प्रयोग उसने किया है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब दाहिने से बाएं, ये जो प्रक्रिया है लिखने का, ये खरोष्टी लिपि का है। तो खरोष्टी लिपि का जानकार वो हो सकता है या वो पश्चिमोत्तर प्रदेश से आया हो, तो ये कहना तो अभी संभव नहीं है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। लेकिन एक लिपिकार का नाम हमको प्राप्त होता है। और जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा कि, एक मिनट, लिपिकार, हाँ, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि गिरनार के जो 14वां शिलालेख है उसको जब हम ध्यान से देखते हैं, उसमें क्या आता है देखिए कि लिपिकारों के प्रमाद के कारण कई बार जो लेख है वो सटीक मतलब ठीक ठीक उत्कीर्ण नहीं हो सके हैं। ये सम्राट के जो गिरनार 14वां जो शिलालेख है उससे ये पता चलता है, संज्ञान में हमारे आता है। वो कहते हैं लिपिकार अपराधेन, ऐसा उन्होंने लिखा है। ऐसे लिख करके ये स्पष्ट कर दिया। जब हम 14वें जो शिलालेख है, जब उसको हम ध्यान देते हैं कि भाई उसमें क्या लिखा है उस शिलालेख में, तो कहते हैं कि ये जो धर्म लेख है
प्रियदर्शी राजा ने लिखवाया। ये लेख कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तृत रूप में है। देखिए, मतलब ये कोलोफोन की, जो कोलोफोन की भाषा हम बोल रहे हैं कि ये कोलोफोन है, पुष्पिका है, एकदम ये जो मैटर है पुष्पिका की बात जैसा है कि उन्होंने 13 कंप्लीट कर दिए, 14 में क्या लिख रहे हैं कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तृत रूप में है। क्योंकि प्रत्येक स्थान के लिए प्रत्येक बात उचित नहीं है, क्योंकि स्थान काल प्रदेश देख करके सब लिखा जाता है। मेरे राज्य विस्तृत है, इसलिए बहुत से लेख उत्कीर्ण करवाए गए हैं। और अच्छा रहता, कोई नंबर रहता इसमें, कोई संख्या हमको प्राप्त होती तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता। हम बता सकते थे कि अशोक अपने शिलालेख में इतने शिलालेख है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे हैं। कहीं कहीं देखिए क्या कह रहे हैं वो, कहीं कहीं अर्थ की मधुरता के कारण पुनरुक्ति हो गई है। आप देखेंगे जब आप शिलालेख को पढ़ेंगे, कई स्थान पर लिखा है माता पिता की शुश्रूषा करना है और ब्राह्मणों को दान देना है, श्रमणों को दान देना है। पुनरुक्ति कई बार हमको मिलते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, उसके अनुसार आचरण करें। मतलब क्या है ना, आप जब ये करेंगे, जो शिलालेख देखेंगे तो उसका आप आचरण करेंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं आगे, इस लेख में जो कुछ अपूर्ण हो गया है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। ये जो मेरा शिलालेख है 14वें में कह रहे हैं, इस लेख में जो कुछ अपूर्ण लिखा गया है उसका कारण स्थानाभाव है, स्थान का अभाव है। मान लीजिए कहीं कहीं आपको लगेगा अरे ये तो अपूर्ण है, ये तो पूरा पूरा नहीं है, इज नॉट कंप्लीटेड, तो वहां स्थान का अभाव है। और क्या कह रहे हैं, संक्षिप्त लेख या लिपिकार का दोष समझना चाहिए। तो लिपिकार का दोष उन्होंने कर दिया। इसका क्या अर्थ होता है कि जितने हमने अभिलेख लिखा है उसमें कहीं कुछ त्रुटि है तो ये लिपिकार का दोष है। मतलब अपने तरफ से उन्होंने उस चीजों को बहुत समझ करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे उसको बढ़ाया, लेकिन बाद में ये मिलता है लिपिकार का दोष है। ठीक है, वो ऐसे कहते हैं कि अलोचेप्ता लिपिकार अपराधे न, इस प्रकार हमको वहां मिल जाता है। अभी मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा यहाँ। सर तो स्लाइड दिखा जी, हाँ जी स्लाइड दिखाई दे रहा है। हाँ, वो स्लाइड, हाँ बिल्कुल। अभी ये स्लाइड को देखिए, इसमें यहां भी लिपिकार का हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे आरभिप्ता और आरभित्पा, प्रजुहितयव्य और प्रजुहितव्य। एक्चुअली आप ब्राह्मी या धम्म लिपि का है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये जो लिखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ, एक्चुअली त और प होना चाहिए, लेकिन प त कर दिया है। और इधर ये व और य होना चाहिए, लेकिन उसने य व कर दिया है। ऐसे भी य व को जब उच्चारण करते हैं थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही जाता है कि भाई आप कैसे उच्चारण आप उसको करेंगे य व। तो ये भी लिपिकार का हम दोष माने या लिपिकार का क्या बोलते हैं पिक्युलरिटीज माने, ये थोड़ा सोचने वाली विषय है। फिर भी इस प्रकार के कई सारे आपको उदाहरण अभिलेखों में मिलते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि वो लिखते थे उल्टा और पढ़ते थे सही। अब ये नहीं बता सकते, हमने ये आपको आपके सामने रख नहीं सकते कि भाई वो कैसे उल्टा लिखते थे सही पढ़ते थे, ये हमको पता नहीं, लेकिन लिखावट जो है बाकी सब सही है। कंजंक्ट, जब कुछ कंजंक्ट्स आते हैं तो उसमें जो वर्ण है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी अशोक के व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी सूचना मिलता है। ठीक है, तो उसमें उनकी द्वितीय जो पत्नी थे कारुबाकी, उसके बारे में भी हमको संज्ञान में आता है। और वो कहते हैं द्वितीयाये देवी येति केवल मातु कालू बाकिये। तो इसमें जो प्रधान रानी है उसको देवी करके उन्होंने संबोधन किया है, सप्तम शिलालेख में ये प्राप्त है। और जो दाक्षिणात्य के जो संस्करण है उसमें जो, और जो धौली और जौगढ़ है उसमें भी आर्यपुत्र ये संबोधन आता है। और जो मस्की शिलालेख है उसमें व्यक्तिगत नाम
अशोक और जो गुजरार जो शिलालेख है उसमें प्रियदर्शी नाम कई सारे उन्होंने उसे बताया है, जिससे ये संज्ञात में आता है कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया है। और जब आगे आप देखेंगे कि सीमांत आप अशोक के शिलालेख देखेंगे जिसमें राज्य की सीमाएं जो बॉर्डर एरिया है, एक मिनट, हाँ, जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में भी पता चलता है कि अभिलेखों से उनके साम्राज्य का जो विस्तार है उसकी जो क्या बोलते बॉर्डर लाइन है वो भी पता चलता है। ठीक है, तो साम्राज्य जैसे दक्षिण में ब्रह्मगिरी हो गया, पश्चिम हो गया, कलिंग हो गया, कांधार हो गया, इन बलूचिस्तान, ये बहुत सारे एरिया में उन्होंने उनके शिलालेख से साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो उसमें लिखते हैं और वो धीरे धीरे आपके संज्ञान में आ जाता है कि कहाँ कहाँ शिलालेख कैसे कैसे है। ठीक है, उस प्रकार जब आगे हम चलते हैं तो उनका प्रशासन और न्याय व्यवस्था वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो बड़े प्रशासक थे। न्याय व्यवस्था मतलब वो कैसे कैसे उन्होंने जैसे अभी व्यवस्था रखी थी कि पदाधिकारी पहले धर्म महापात्र, फिर वो राजू को, फिर उसके बाद फिर महापात्र, फिर वज्रभूमि को, तो सभी लोगों को और प्रादेशिकों, मतलब जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं या जैसे हम लोग जिम्मेदारी दे देते हैं या गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, फिर स्टेट मिनिस्टर, फिर स्पेशल, जितने सारे सब होते हैं, उसी प्रकार उन्होंने वहां रखा था कि भाई ये सब कार्य को देखेंगे और उन कार्यों को सुचारू रूप से उस कार्य को करेंगे। इस प्रकार हम मिलता है। और अशोक बौद्ध है उसका भी प्रमाण हमको मिलता है, क्योंकि उसमें कई शिलालेख में आपको उसके बारे में मिलेगा, लेकिन जो निगाली सागर जो शिलालेख है उसमें वो या निगलीबा जो शिलालेख है उसमें वो कहते हैं देवानम पियेन पियदसीना लाजीना चौदस अवसितेन बुद्धस कोनक मनस थुबे द्वितीयम बड़ेन, मतलब वो जो कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को वो दोबारा बनवाए और उसका यात्रा वो उल्लेख करते हैं। और इसी प्रकार में हमको अष्टम एक शिलालेख है ये एडिक्ट जो गिरनार है उसमें ऐसा मिलता है कि उन्होंने संबोधि मतलब बोध गया की यात्रा की। उसके बाद फिर वो मस्की जो शिलालेख है उसमें मिलता है कि अपने बुद्ध को साक्ष्य कहा। तो कई सारे ऐसे शिलालेख है जिससे, और भाब्रू शिलालेख के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। भाब्रू शिलालेख में उसमें बहुत सारे टेक्स्ट का नाम मिलता है, मतलब ग्रंथों का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए उन्होंने आग्रह किया है कि इस ग्रंथों को पढ़ा जाए। ठीक है, और ब्रह्मगिरी जो लघु शिलालेख है उसमें वो कहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं कि 2.5 से अधिक वर्ष हो गए मुझे उपासक बने, लेकिन मैं कुछ 1 वर्ष का उद्योग किया। उपासक तो बन गया लेकिन मैंने 1 वर्ष का उद्योग किया, लेकिन जब से मैं संघ में आ गया, वो आगे कहते हैं जब से मैं संघ में आ गया हूं तब से मैं खूब उद्योग कर रहा हूं। और आगे लिखते हैं कि जम्बूद्वीप में जो मनुष्य मतलब मुझे, वो लिखते हैं कि देवताओं के संपर्क में नहीं आए, मतलब अशोक के संपर्क में नहीं आए थे, इसके बीच में वो देवताओं के संपर्क में आ गए। ऐसा क्यों? उद्योग का फल है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि वो उद्योग का फल को वो कितने बढ़िया से यहाँ बता रहे कि भाई उद्योग का फल है, मैंने इतना उद्योग किया और उद्योग करते ही ये सब मुझे मिला। फिर आप आगे जब जाएंगे आप अशोक के जो पूरा अभिलेख और एक एक देखेंगे, अभी इसमें धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को मतभेद दूर करने के लिए प्रयास किया। इसलिए उन्होंने क्या किया ना, संघ भेद लेख हमको मिलते हैं। ठीक है, और जो संघ भेद है और संघ भेद जो करता है उसको दंड का भी प्रावधान भी लिखते हैं, आगे आने वाला है कि उसको दंड किससे हम दंड क्या दंड दे सकते हैं, उनको क्या दंड दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, वो टेक्स्ट का नाम भूल गया बोलने के लिए, जो भाब्रू लेख है उन्होंने सुझाव दिया कि विनय समुत्कर्ष, फिर आर्यवंश, अनागत भय, फिर मुनि गाथा, फिर क्या मौनेय सूत्र, उपतिष्य प्रश्न, राहुलवाद, इन ग्रंथों को बुद्ध ने झूठ बोलने के बारे में राहुल को दिया था। ठीक है, और अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन सब ग्रंथों का आप क्या करना चाहिए, भिक्षु भिक्षुणियों को
श्रवण करे, श्रवण ना करे उसको धारण भी करे। इसी प्रकार उपासक उपासिका भी सुने और धारण करे। बहु का ऐसे कोटेशन है, बहु का भिक्षवः भिक्षुण्यस्य अभिक्षणम शृणुयु उपधारयुश्च एवमेव उपासक उपासिकाश्च अभिप्रेतम च में जानिरुयति। ये भावरु अभिलेख है या फलक जो इसमें ये लिखा गया है। और उन्होंने बुद्ध के देहावसान पर स्तूप बनवाए, जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए, ठीक है। और उन स्तूपों में बौद्ध स्तूप जो है वो बौद्ध के जो प्रतीक के रूप में लोकप्रिय उन्होंने बनाया। कई सारे स्तूप तो अभी है, कई सारे नष्ट हो गए हैं, इस प्रकार के हैं, ठीक है। अभी आगे का एक स्लाइड मेरा होना चाहिए। हाँ, अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख है वो धर्म यात्रा, ऐसे गिरनार के अष्टम अभिलेख को थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें स्क्रीन पे मैंने रखा है, आप उसको देखिए कि जो धर्म यात्रा है गिरनार के 8वां अभिलेख है। पूर्व काल में राजा लोग बिहार में जाते थे, मतलब बिहार करते थे, घूमते थे, और इन यात्राओं में वो मृगया करते थे और उसी प्रकार आमोद प्रमोद भी करते थे। किंतु 10वें वर्ष में वो बोध गया की यात्रा की, और ये जो यात्रा है वो धर्म यात्रा है, और धर्म यात्रा की प्रथा प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं धर्म यात्रा में करते क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, ब्राह्मण श्रमण का दर्शन करना, और क्या करना है ना, ब्राह्मण श्रमण को दान भी देना, और वृद्धों का दर्शन करना, और उन्हें क्या देना, स्वर्ण देना। ये लिखा है, आप देख सकते हैं उसमें, स्वर्ण देना। और जो समाजवासी हैं उनके मध्य जाकर के उनको उपदेश देना, और धर्म का विचार हमेशा, मतलब विचार करना, आपस में बातचीत करना, ठीक है। इस प्रकार वो धर्म यात्रा के बारे में लिखते हैं। और जैसे हम सब लोग जानते हैं, कलिंग युद्ध में जो भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में अनुतप्त होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वो बौद्ध उपासक बन गए, ठीक है। तो बौद्ध उपासक बनने के बाद फिर उनका जो शिलालेख का परंपरा है वहां से शुरू होता है, कि राज्याभिषेक से होता है, उसके बाद फिर वो शिलालेख शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जो कलिंग शिलालेख है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। कलिंग शिलालेख, हाँ इसमें नहीं, मैं हाँ बताता हूँ। कलिंग शिलालेख में वो कहते हैं, 2 शिलालेख में मिलते हैं, 2 तो 4 ये, उसमें वो कहते हैं कि सब मनुष्य मेरे पुत्र है, और मैं जिस प्रकार चाहता हूं मेरे पुत्र का हित चाहता हूं और वो सुख को प्राप्त करे, उसी प्रकार मैं सभी मनुष्य के बारे में चाहता हूं कि वो भी सुख प्राप्त करे। जो थका हुआ है, जो सुस्त है, वो उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य को चलना चाहिए, अग्रसर होकर प्रयत्न करना चाहिए। यही व्यवहार का सिद्धांत है, यही वो नीति है जिसका अनुसरण आप लोगों को करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं वो सुस्त हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग में हम आ रहे हैं संघ भेद, और संघ भेद भी है और दंड का विधान भी है, ये दोनों हमको वहां मिलते हैं, ठीक है। तो सारनाथ, प्रयागराज और सांची, इन तीनों अभिलेखों में बौद्ध संघ के भेद दूर करने का प्रयास का वर्णन है। और क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र प्रांतों में कोई संघ में फूट ना डाले, कोई भी, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, वहां जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी हो, ये हो ये हो। यदि संघ में फूट डालेगा तो सफेद कपड़े पहनाकर उस स्थान में रखा जाएगा जो भिक्षु अथवा भिक्षुणियों के लिए उचित नहीं है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, उसका उत्तर भी नीचे देते हैं। वो कहते हैं, मैं, ये मेरी इच्छा है,
कि संघ में एकता स्थापित हो और संघ चिरस्थायी हो। चिरस्थायी शब्द सम्राट अशोक ने बहुत जगह यह किया है, प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि मेरी जो राजाज्ञा है वो भी चिरस्थायी हो, जो धर्म है वो भी चिरस्थायी हो, और चिरस्थायी का उपाय भी वो बताते हैं। पत्थर को चुना चिरस्थायी के लिए, ठीक है। अभी वो इस प्रकार के दंड भी विधान करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है सनातन। सनातन का अर्थ है पुरातन। तो वो पुरातन धर्म क्या है? वो कहते हैं धर्म की सनातन रीति, ये जो ब्रह्मगिर है, ब्रह्मगिर की जो लघु शिलालेख है, उसमें अशोक कहते हैं पिता माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, ठीक है। प्राणियों का आदर दृढ़ता के साथ करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्मों के इन गुण का प्रचार करना चाहिए। इसी प्रकार विद्यार्थी एवं आचार्यों को आदर करना चाहिए, अपने संबंधियों को उचित बर्ताव करना चाहिए, उचित सम्मान देना चाहिए। यही धर्म की सनातन रीति है। ऐसा पुराना पकीति, पुराना मतलब पुरातन, ठीक है। यही चिरस्थायी है, इसलिए इसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तो धर्म की जो सनातन नीति है या रीति है उसके बारे में वो कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे गिरनार 3 में आप देखेंगे, गिरनार 3 में एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है ना, जो रजुक है, प्रादेशिक है, उनको 5-5 साल का है, और वो राहुल को भी कहते हैं कि आप 3-3 साल में उनको भेजिए देखने के लिए, मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए। ये सब अलग अलग प्रकार के हमको वहां पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने में रखूंगा अभी, उसको कहते हैं धर्म मंगलाचार। यहाँ है क्या? हाँ, धर्म मंगलाचार इसमें नहीं है, सॉरी। हाँ ओके, ये तो गिरनार वाला था। मतलब साधु मातरी च पितरी च शुश्रूषा, जो मैंने कहा अभी, वो ब्राह्मणों को भी ये करना साधु है। और हाँ, अभी क्या है, वो कहते हैं कि धर्म मंगलाचार क्या है। मंगलाचार होता क्या है? संसार में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आता है, या नाना प्रकार का कोई अच्छा चीज व्यक्ति करता है, कई प्रकार के मंगलाचार करता है, कई प्रकार के मंगलाचरण करता है। और जो धर्म मंगलाचरण क्या है ना, वही प्राणियों का रक्षा करना, अहिंसा, ब्राह्मणों को दान देना, और वृद्धों का आदर करना, और भाई, पिता, पुत्र, स्वामी, मित्र, पड़ोसी, इन सब को क्या करना, आपको सम्मान देना। और ये मंगलाचार, धर्म मंगलाचरण के नाम से वो कहते हैं। अभी मैं स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कि ये कालसी अभिलेख है। उसमें कलिंग युद्ध में परिणाम क्या रहा? कलिंग युद्ध में 1.5 लाख मनुष्य कैद कर दिए गए, 1 लाख मारे दिए गए, कई गुना व्यक्ति महामारी आदि में मर गए, ठीक है। ज्यादा भी होगा या सही रिपोर्ट है ये तो एग्जैक्टली, लेकिन नंबर इस प्रकार का ये कालसी अभिलेख में मिलता है। और एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट में और एक अभिलेख दिखाना चाहता हूं। अवध्य प्राणी, देखिए यहाँ इतने मनुष्य मर गए, और वो अवध्य प्राणी के बारे में कह रहे हैं कि इन प्राणियों को नहीं मारना है। जैसे अब गिरनार के पहला जो अभिलेख है, आप उसमें जानेंगे कि पहले सुप मतलब बनवाया जाता था, उसमें एक मुर्गे होते थे, ये क्या बोलते हैं, जो पशु होते थे उनको कम कर दिया जाए, इस प्रकार के हमको वहां मिलता है। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं कि किन किन को अवध्य प्राणी, कौन से अवध्य प्राणी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तोता, मैना, चकोर, हंस, नंदीमुख, चमदागढ़, चींटी, बिना हड्डी के मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, सांड, गेंडा, पालतू कबूतर, गर्भिणी या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ को नहीं मारना है। मतलब कितना बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन, कितना चेंज हुआ है, ठीक है। जो व्यक्ति इतने मनुष्यों को मार दिए, उसके बाद छोटे छोटे पशुओं के लिए कितने वो जत्नवान थे और कितने वो देखते थे। फिर क्या कह रहे हैं आगे कि जिस भूसे में जीवित कीटाणु हो, भूसे हैं,
उस खुशी को जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। एक जीव को मारकर दूसरे को खिलाना नहीं चाहिए। जीवे न जीवे नो पुष्यितव्ये, मतलब जीवे न जीवो न पोषितव्यः। एक जीव मार के दूसरे जीव को आप खिलाएंगे नहीं। तो राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, ठीक है, 26वें वर्ष के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं इसमें कि राज्याभिषेक के 26 वर्षों के अंदर 25 बार उन्होंने कारागार से लोगों को मुक्त किया। लेखेन नो कट्टवीया याव षड्विंशति वसाभिषितेन मे एताये अंतलिकाये पनवीसति बंधन मुखानि कटानि। तो जैसे कारागार में जो लोग रहते हैं, कभी उनको फ्री कर दिया जाता है, तो कहते हैं कि 26 साल में हमने 25 बार किया, इस प्रकार का वो कहते हैं। और मेरी जो कथन है, एक इंस्क्रिप्शन मेरे पास से, मैं उसको निकालता हूं और पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसी के साथ में मेरा जो वक्तव्य है उसको विराम दूंगा और आगे फिर वो क्या कहते हैं वो मैं पढ़ रहा हूं। ये आपका रामापूर्वा शिलालेख है और शिलालेख क्या है, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसे कहते हैं, देवानम पिये प्रियदर्शी राजा एवं आह। क्या कहते हैं, मनुष्य अपने इच्छा से ही काम को देखता है और मन में कहता है मैंने ये अच्छा काम किया। वो अपने पाप को नहीं देखता और कहता है यह पाप मैंने किया, या इसे पाप कहते हैं। इसी प्रकार की आत्म परीक्षा बड़ी कठिन है, तथापि मनुष्य को देखना चाहिए चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या, ये सब पाप की ओर ले जाने वाला है। इन्हीं के कारण कहीं मेरा पतन न हो जाए, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस आत्म परीक्षण से मुझे इस लोक में सुख तो मिलेगा ही और कुछ हद तक परलोक में भी बनेगा। क्रोधे माने ईस्य कालेन हकम्मा पलिवसायम एस बाढ़म। देखिए, ईयम में खीदतिकाय ईयम मन में पालतिकायति। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया रहा। और मुझे आशा है कि आज जितने भी दर्शक थे उन सबको अपने सम्राट अशोक के अभिलेखों के पास उनके ऊपर कुछ काम करने का आपने उनको प्रवृत्त किया है। मैं सभी साथियों को विनती करता हूं कि अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो कृपया अपना हाथ रेज कीजिएगा और फिर मैं उनको बता दूंगा। अश्विनी जी, हाँ जी, हेलो अश्विनी गायकवाड़, आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिएगा। हाँ जी, नमो बुद्धाय जय भी। मैं संदेश गायकवाड़ बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा, धन्यवाद दास सर, आपने बहुत चीजों के बारे में बताया। एक सवाल मन में हमेशा रहता है कि तथागत भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण और श्रमण ये शब्द का उच्चारण करते हैं। सम्राट अशोक भी ब्राह्मण और श्रमण का उच्चारण करते हैं। और जी जी। और ये जो ब्राह्मण शब्द और ब्राह्मणवाद है या फिर वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था वाला ब्राह्मण और बुद्ध का ब्राह्मण, इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? नहीं, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण तो समझ में आया, बुद्ध का ब्राह्मण ये क्या शब्द मेरे समझ में नहीं आया। मतलब बुद्ध किस ब्राह्मण को वंदन करने के लिए कहते हैं, उनको दान देने के लिए कहते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था को तथागत ने अपने धम्म में स्थान नहीं दिया और उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो जन्म से ब्राह्मण है। तो बुद्ध का ये जो ब्राह्मण जिस ब्राह्मण, नहीं, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। आप ऐसा कीजिए, जो अभिधम्म जो धम्म पद है उसमें ब्राह्मण बग्गा है, ठीक है।
उसको आप देखिए, उसमें जन्म से ब्राह्मण ऐसी कोई बातें उधर तो माना नहीं कभी। नहीं तो नहीं, वो तो बात सही आप बोल रहे हो, पर हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि जो जिन जिन ब्राह्मणों की तथागत बात कर रहे हैं, जिन ब्राह्मणों की सम्राट अशोक बात कर रहे हैं, हाँ वो ब्राह्मण वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? हाँ, किन अभी ब्राह्मण? देखिए इस संदर्भ में मेरे और एक आपको आइडिया देता हूँ। जब बुद्ध के जितने अनुयायी है, आप जब उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, सब अनुयायी सारिपुत्र वो भी पंडित थे, महामुद्गलायन वो भी पंडित थे, मतलब सब ब्राह्मण थे। उनकी जो उस समय की जो भी व्यवस्था रहा हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे सामने ग्रंथों के साथ आया हुआ है, ग्रंथों से हमको पता चलता है। हमारे पास ऐसा कोई तो एविडेंस तो है नहीं, जो है लिटरल एविडेंसेस हैं, मतलब टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं, जिसके आधार पे हम वर्ण व्यवस्था को आज के समय में दृष्टि मतलब आज के समय में उसको देखते हैं। ठीक है, आप जब पूरे बुद्ध के जितने अनुयायी है, अभी शब्द को छोड़ दीजिए, जितने अनुयायी थे बुद्ध के समय में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर स्टडी भी हुआ है, अध्ययन भी हुआ है। इस अध्ययन को प्रोफेसर केटीएस सराव दिल्ली से उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने कहा कि 82% मोर देन दैट जो उस समय के कथाकथित जो ब्राह्मण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब वही थे, ऑल ओवर पंडित। नहीं उन्होंने बौद्ध मैं धर्म ये को कह रहा बढ़ाया, हूँ, आगे नहीं सही बात, बढ़ाया। नहीं ठीक ये है, तो उनके ऋणी है, हम उनके हाँ ऋणी है, वही नहीं कह रहा हूँ। जी उपासक जी को बोला जा रहा है कि ब्राह्मण और श्रमणों का दर्शन करो, ब्राह्मण और श्रमणों का दान करो। जी। तो हम ब्राह्मण कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उस समय उसका आइडेंटिफिकेशन कुछ उसके बारे में कुछ हमको कुछ है क्या, इसमें कुछ मिल रहा है क्या, देखिए या फिर? देखिए क्या है, हम लोगों को अभिलेख में जो कुछ मैंने कहा ना, लिटरेरी एविडेंसेस जो हमको मिलते हैं, उस एविडेंस के आधार पर या जो कुछ मिलते हैं उसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं। अभी उस समय उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके ओके, ठीक है सर, धन्यवाद सर, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। और कोई है, किसी को कोई प्रश्न? एक चीज से सर यहाँ पर पता चलता है कि ये जो विषय है, जिस विषय को हमने इतने बढ़िया ढंग से आपने पेश किया है, तो खास तौर पर मैं इस बात के ऊपर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जो भी धम्मपद में हमें दिखाई देता है, सॉरी पाली त्रिपिटक में जो भी चीज हमें पता चलती है, उस पाली त्रिपिटक के बहुत सारे संदर्भ जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों में देखे जाते हैं। जैसे आपने कुछ सुत्त का यहाँ पर कुछ निर्देश दिया, मोनीय सुत्त है, राहुलोवाद सुत्त है, जो सम्राट अशोक ने अभिलेख में लिखा है। इससे ये बात पर बिल्कुल एक बात तो पता चलती है कि सम्राट अशोक ने पाली त्रिपिटक का बहुत ही बढ़िया ढंग से अध्ययन किया हो, और इसी अध्ययन के कारण उन्होंने अपने अभिलेखों में भी उनका वर्णन किया है या जी उनका जिक्र किया है उन्होंने। जी तो जो भी भगवान बुद्ध के जो भी विचार थे, वो उन्होंने जी आगे चलकर सही ढंग से अपने आचरण में लेके आए, और उसको ये कह सकते कि जो शील या भगवान बुद्ध ने जो शील एक उपासक के लिए दिए थे, उस शीलों का बिल्कुल उन्होंने उसका आचरण किया है अपने जी सामाजिक जीवन में, और लोगों को भी उन्होंने मोटिवेट किया कि आप भी इसी ढंग से इस धम्म का आचरण कीजिएगा। जी तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और एक सर अभिलेख में जब मैं आप दिखा रहे थे स्लाइड, उसमें एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया था जी जी। कि ये जो अभिलेख है, इन हाँ अभिलेखों की क्रोनोलॉजी तो खैर बहुत सारे विद्वानों ने की है, हाँ राइट, जो भी हम देखते हैं कि 1980 तक है ना, जहाँ से हम लोग हल्स से लेते हैं, हल्स, हाँ कनिंघम और ये सारे सेनार्थ वगैरह तक लेके जाते हैं, हम्म, तो हम्म, जहां तक मैंने पढ़ा है कि 1980 तक जितना भी इसके ऊपर अभ्यास हुआ है, हम्म, क्या इसके आगे चलकर आज के तारीख में हम्म, क्या हमें कुछ अलग से कुछ संदर्भ मिलते हैं इन अभिलेखों की क्रोनोलॉजी के ऊपर, या फिर इन अभिलेखों के लिप्यांतर और भाषांतर के ऊपर? ऐसा कुछ नए चेंजेस कुछ दिखाई दे रहे पिछले आ, 30-40 साल के अंदर? जैसे क्रोनोलॉजी मतलब किस प्रकार का क्रोनोलॉजी, ओवरऑल ही क्लियर? सारे जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं, हाँ भले वो स्तंभलेख हो या फिर जिसको हम कहते हैं कि माइनर रॉक एडिक्स या फिर मेजर रॉक एडिक्स, हम्म,
इनके बारे में या कुछ और भी संशोधन होके इनके कुछ क्रोनोलॉजी में आगे पीछे कुछ क्रम कुछ पता चला है? क्रम मतलब ये संशोधन वाला क्रम या कैसा क्रम? संशोधन वाला क्या उससे कुछ डेटिंग वगैरह कुछ मिली है इनके साथ में? नहीं, डेटिंग क्या है, सबसे जो प्रश्न है कि जो डेटिंग है, पहले तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, हाँ जी, वो डेटिंग पहले निश्चित होना चाहिए। ओके। और वो 4 साल बाद हुआ, फिर जी। उसमें दो अलग अलग व्यूज हैं, तो क्या बोलते हैं, दो अलग अलग उसमें ये आते हैं ना, जो आगे सामने आए हैं। हाँ, क्योंकि जो पहला है वो कहते हैं कि 265 टू 264 बीसी एक स्टेटमेंट, दूसरा है कि 273 टू 272 बीसी, तीसरा है 270 टू 269 बीसी। जी, ये 3 है। और उसके बाद वो राज्याभिषेक उनका होता है। तो राज्याभिषेक के बाद जैसे आप बहुत सारे अभी श्रीलंकन जो महावंश है और जो श्रीलंकन लिटरेचर है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे अभी वो कहते हैं कि वो कन्वर्जन हुआ वो नेग्रोधो में, उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके कोरोनेशन के 5th ईयर है, उन्होंने 84 विहारस, कंस्ट्रक्शन ऑफ 84 विहारस है। उसके बाद 6th में जो होता है कि महिंद बिकेम मंक। जी जी, ठीक है। और उसके बाद फिर अंडल, ये कौन है इसके अंडर, वो मोगली पुत्त तिस्सा, फिर हाँ, फिर वो संघमित्रा बिकेम नॉन जी। उसके बाद फिर 6th में होता है ना कि अशोक इंटरवेंस द, क्या बोलते हैं संघ, हाँ, संघ में होता है। फिर 8th 9th में कुछ महावंश में मिलता नहीं है जी। उसके बाद फिर आपका इधर शुरू होता है, कलिंग इंस्क्रिप्शन में क्या हुआ, जौगढ़ में क्या हुआ, ऐसे करते करते 27 तक जाता है। मतलब 27 तक लास्ट जो है वो 27। उसके बाद फिर और 2-3-4 पॉइंट हमको यहाँ से मिलता है कि जो क्या है, ये डेथ ऑफ अशोक करके 37 जो, हाँ, उनका वो डेथ हुआ, इस प्रकार का है। एक्चुअली इसको पुनः मुझे लगता है ना, ये एक इतना व्यापक विषय है, इस विषय में अध्ययन और उसके ऊपर शोध बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर जो भी इच्छुक व्यक्ति है, इच्छुक विद्वान है, इनके ऊपर शोध करें और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, इसीलिए सर इस व्याख्यान का जो उद्देश्य था कि सम्राट अशोक की जो हम जयंती मनाने जा रहे हैं 9 अप्रैल को, इसी सिलसिले में सम्राट अशोक के जितने भी हमें व्यक्तिमत्व के इनके कुछ दर्शन होते हैं वो सारे उनके अभिलेखों के द्वारा ही होते हैं। तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से सम्राट अशोक हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे और किस ढंग से सही मायने में वो हम प्रस्तुत उनको कर सकते हैं, ऑल बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, based on all the studies of, that is the epigraphical documents। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इतना बढ़िया काम है कि हमारे पास अभिलेख है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिलेख के ऊपर कई कार्य हुए हैं, कई कार्य हो रहे हैं और कई कार्य हुए भी नहीं है। तो उन कार्यों को एक्चुअली हम लोगों को आगे आकर के करना चाहिए। बिल्कुल सही। आशा करते हैं कि सर हमारे इसमें जो जितने भी दर्शक आज शामिल हुए हैं, हो सकता है उनमें से किसकी उम्मीद और जागेगी और हो सकता है कोई इसको एक अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बना दे और बहुत सारे काम इसके ऊपर भी बाकी है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हमारे सामने हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है। खुद प्रोफेसर दास सर इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि वो खुद कहते हैं कि इसके ऊपर और भी काम करना बाकी है। एक जो हमने जो एक पिछले कई सालों के पहले कुछ संदर्भ ढूंढ लिया था कि सम्राट अशोक के अभिलेखों की सही मायने में अगर हमें जानना है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस भाषा में ये अभिलेख लिखे हैं, जैसे कि प्राकृत और पाली, आज के तारीख में अगर इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर दे तो इन दोनों भाषाओं का ज्ञान हमें काफी जरूरी है। हो सकता है कि भाषा का ज्ञान होने के बाद हमें शायद सम्राट अशोक के अभिलेखों का और भी अलग सा अर्थ हमारे सामने कुछ संशोधित रूप के सामने आ जाए, क्योंकि 2500 साल पहले की भाषा, 2500 साल पहले के शब्द आते आते उनके अर्थ के बहुत सारे अर्थ भी बदल गए हैं और हो सकता है उनका
आज के तारीख का इस्तेमाल और उस काल का इस्तेमाल काफी अलग हो सकता है, राइट। मैं आज इस मुझे लगता है जी आज के इस संगोष्ठी में आप सबने भाग लिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। खास तौर पर प्रोफेसर दास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें समय दिया और इस संगोष्ठी का सबसे पहला उद्घाटन आप ही के व्याख्यान से हुआ है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये अगले 5 दिन तक ये संगोष्ठी चलती रहेगी। कल हमारे साथ और एक अच्छे व्याख्याता जुड़ने वाले हैं, कृपया जुड़ जाइएगा। संगोष्ठी ठीक 7:30 बजे शुरू होती है। बहुत बहुत चलिए धन्यवाद सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, धन्यवाद सर। जय Sir, and wonderful to hear you, sir, once again. It is Thank you. always mesmerizing when we hear you. Dr. Asha Rao, your student. ओह सर आपके स्टूडेंट है जी, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। ओके, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you very much.